जो आगे का जो टॉपिक है वो है प्रेगनेंसी एंड पीस। तो मतलब ये तो एक मजाक हो गया कि प्रेगनेंसी के साथ पीस कैसे हो सकता है। पूरे एंटायर 9 मंथ्स हम लोग किसी न किसी चीज़ को लेकर के परेशान होते हैं कि कभी खाना अच्छा नहीं लग रहा है, कभी खाने की स्मेल गंदी लग रही है, बहुत सारी टैबलेट्स खा रहे हैं, इंजेक्शंस लग रहे हैं, मूड स्विंग हो रहे हैं और टेंशन रहती है, हमेशा एक स्ट्रेस रहता है कि अब हार्ट बीट कब आएगी, बेबी का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एनटी स्कैन का रिपोर्ट कैसा आया, 6 मंथ के स्कैन का रिपोर्ट कैसा आया, डॉपलर का स्कैन का रिपोर्ट कैसा आया और लड़का होगा, लड़की होगी, डिलीवरी कैसे होगी, इसका नॉर्मल होगी या फिर सिज़ेरियन होगी। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं दिमाग में और हमने टॉपिक का नाम रखा है प्रेगनेंसी एंड पीस। ये तो मज़ाक हो गया कि कैसे प्रेगनेंसी के साथ पीस हो सकता है। 9th मंथ का एक लॉन्ग जर्नी है और उसमें बहुत सारे रोलर कोस्टर है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है और डॉक्टर बोलते हैं ये करो, पेरेंट्स बोलते हैं ऐसा करो, वैसा ऐसा करो। फैमिली और कुछ होते हैं तो वो मिलते हैं तो ऐसा करो, बाहर घूमने जाओ तो बोलते हैं ऐसा नहीं वैसा करो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एडवाइसेज़ मिलती है, बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं, बहुत सारी बातें चलती है और बॉडी कुछ चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रही है, कुछ हार्मोनल चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं तो बॉडी बैक पेन दे रही है, बॉडी वॉमिटिंग करवा रही है और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है और रात भर सो नहीं पाते हैं, बार-बार उठना पड़ता है। मतलब ये समझ लो कि पूरे 9 मंथ्स कुछ ना कुछ हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और हमने टॉपिक का नाम रख दिया है प्रेगनेंसी एंड पीस। तो पीस कहाँ है, कैसे आएगा? या बिल्कुल आएगा। पीस आ सकता है। इस सेशन के एंड तक हम आपको कुछ इस तरह के ट्रिक्स बताएँगे, कुछ सूत्र बताएँगे, कुछ फ़ॉर्मूलाज़ बताएँगे। यदि आप उनको सच में फ़ॉलो करते हैं, तो हम यहाँ चैलेंज से बोल सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो बहुत एन्जॉयबल रहेगी और बहुत अच्छे से आप उसको मैनेज कर पाएँगे। तो शुरू करते हैं सेशन को। इसमें जो भी कंटेंट मैंने लिया है, वो कंटेंट मेरे गुरु पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी हैं, उनके किताबों से लिया है। कुछ किताबों के नाम यहाँ लिखे हैं मैंने। इन सब किताबों को यदि आपको पढ़ना है तो आप हम आपको उपलब्ध करा देंगे। इसका पीडीएफ फॉर्मेट भी है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी मिल जाएगी आपको। तो जो जनरली 4 टॉपिक्स में हमने डिवाइड किया है। पहले कि मेंटल हेल्थ होता क्या है, मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या-क्या प्रॉब्लम्स होते हैं मेंटल हेल्थ के, कॉमन डिसऑर्डर्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि हम लोग दुखी हो रहे हैं या उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, रीज़न क्या-क्या है, उनके कॉज़ क्या-क्या है, किस वजह से हो रहा है और ट्रीटमेंट क्या है, हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं उनका। और इस तरह हमने किताबों के नाम लिखे हैं। तो डब्ल्यूएचओ के हिसाब से मेंटल हेल्थ होता है कि आप खुश रहें, आप सोशली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली चीज़ों को मैनेज कीजिए, आपके बिहेवियर को मैनेज कीजिए, परसेप्शन को मैनेज कीजिए। यदि आप सब इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं तो आपका मेंटल हेल्थ ठीक है। ये हमारे काम का भी नहीं है। एक डेटा है, वो डेटा ऐसा बोलता है कि पूरे ग्लोबली ऑल ओवर वर्ल्ड में हर साल 20 टू 30 मिलियन वुमेन्स जो प्रेग्नेंट है, वो कहीं न कहीं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से अफेक्टेड है। 20 टू 30 मिलियन प्रेग्नेंट वुमेन। हम लोग को उन 20 टू 30 मिलियन प्रेग्नेंट वुमेन के काउंट में नहीं जाना है, हमको उनसे अलग हटना है और हमको अपनी जर्नी को एन्जॉय करना है। कैसे? हम आज देखते हैं। रीज़न क्या-क्या है जिससे देखो 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारी बॉडी एक नए शरीर को एक नए बेबी को बना रही है, तो उसके लिए जो भी बॉडी में चल रहा है वो तो चलेगा। मतलब आपको हल्का-सा स्ट्रेस रहेगा, आपको हेडेक कभी न कभी होगा, आपको वॉमिटिंग होगी, आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा, आपको बार-बार रात में वॉशरूम जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपका बैक पेन होगा। आप और जो थोड़े छोटे-मोटे स्ट्रेस होते हैं कि रिजल्ट्स क्या आएँगे, रिपोर्ट्स क्या आएगी, वो होते रहेंगे। वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। जितना हमारा बॉडी का प्रोजेस्टेरोन लेवल चेंज होगा, उतना हार्मोनल चेंजेस होते रहेंगे और वो मैडम जब भी जाएँगे तो प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगाती है, फिर उसकी टैबलेट्स देती है। तो ये सब चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये होगी। इन सब के साथ यदि हम अपने ब्रेन को, हमारी बॉडी को कुछ नया प्रॉब्लम तो नहीं दे रहे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। और उन प्रॉब्लम्स को हटा के हम क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं बॉडी को, कितनी हेल्प कर सकते हैं हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को, उस बेबी के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। तो जो फिज़िकली टैबलेट्स या हम लोग डॉक्टर्स के थ्रू हमें मिल रहा है, वो तो बेबी का या हमारी बॉडी को फिज़िकली हेल्प कर देगा। लेकिन मेंटली उसका माइंड का, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट किस तरह से कर पाएँगे, हम किस तरह से हमारी जो भी जर्नी है उसको एन्जॉय कर पाएँगे, एक पीसफुली हम लोग पूरे 9 मंथ्स के बाद भी जो 3 मंथ्स तक होते हैं, फर्स्ट 3 मंथ होते हैं बेबी के, वो भी काफ़ी ज़्यादा मेंटली थकाने वाले होते हैं कि वो रात भर जागता है बेबी, बार-बार फ्रीक्वेंट फीडिंग करता है वो। तो उन सब चीज़ों को हम कैसे मैनेज करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के माध्यम से हम उनके बारे में बात करेंगे
और हम कहीं न कहीं कुछ गलती करके और बर्डन तो नहीं दे रहे हमारी बॉडी पे, उस पर बात करेंगे। तो अभी एक डिवाइस हम सबके हाथ में होगी या हमारे आस-पास कहीं टेबल पे रखी रखी होगी, उसका नाम है मोबाइल फ़ोन, करेक्ट? सबके पास है। तो हम लोग क्या करते हैं कि रात में नींद नहीं आती है, तो हम क्या करते हैं मोबाइल चलाते हैं। सबसे सिंपल है मोबाइल उठाया, मोबाइल में भी हम क्या करते हैं, हम कुछ अच्छा नहीं देखते, हम लोग कुछ लॉन्ग वीडियोज़ नहीं देखते, हम क्या करते हैं, हम शॉर्ट्स देखते हैं यूट्यूब पे, हम रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे, हम स्नैपचैट पे कुछ तो भी करते रहते हैं। तो ऑन एंड ऑफ या इन जनरल हम देखें तो हम मोबाइल चलाते टाइम पे यदि हम लोग पूरे दिन भर में 8 घंटे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो हम 6 टू 7 आवर्स या 6 आवर्स हम लोग शॉर्ट्स या रील्स ही देखते हैं मोबाइल में, करेक्ट? अ, और इससे क्या होगा? ठीक है ना? हम लोग 3 पॉइंट्स देखेंगे कि मोबाइल यूज़ करने से वुमन की बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, वुमन के जो भी माँ है उसके ब्रेन पे या उसके माइंड पे क्या इफ़ेक्ट होता है और बेबी पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि हम फ़ोन कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं। हम बैठे हैं सोफ़े पे टी और हम लोग ने हाथ में फ़ोन ले लिया। यदि हमारे आस-पास हमारी माँ भी बैठी हुई है, हमारा पार्टनर हमारा हस्बैंड भी है, तो भी हम बैठ कर के फ़ोन चलाते रहते हैं। हम 4 दोस्त मिले, 4 दोस्त मिल कर के आपस में बातें करने के बजाय हम फ़ोन चलाने लगते हैं। हम कुछ आप में से कुछ वर्किंग वूमेन होंगे, कहीं न कहीं काम करते होंगे, ऑफ़िस की मीटिंग चल रही है, मीटिंग में यदि हम लोग को बोलने का रोल नहीं है, तो हम साइड में बैठ के मोबाइल चलाने लग जाते हैं। इन जनरल मोबाइल चलाना इन द सेंस इंस्टाग्राम ओपन करना या यूट्यूब पे शॉर्ट्स या शॉर्ट वीडियो देखना। जिम जाते हैं, जिम हम जाते हैं ताकि हमारी फिज़िकल हेल्थ अच्छी हो, हम जाते हैं वहाँ पर भी स्नैप्स खींचते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और मोबाइल चलाने लग जाते हैं। हम टीवी लगाते हैं कि हम टीवी पे कुछ देखेंगे, टीवी सामने चल रही है, लेकिन टीवी को छोड़ कर के हम उसपे अपना जो बताया गया हो क्लास में कि ये भजन सुनना है या वो भजन सुनना है, हम उस भजन को लगाते हैं, उसे प्ले करते हैं, लेकिन हाथ में मोबाइल फ़ोन लेकर के। जो रूरल एरियाज़ में है, गाँव में भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल काफ़ी होता है। टॉयलेट जाते हैं, तो भी हम मोबाइल फ़ोन को अपने साथ में लेकर के ही जाते हैं। ये सब लोग करते हैं कहीं न कहीं जो नहीं करते वो बहुत अच्छी बात है लेकिन मोस्टली 80 टू 90% लोग हम इन रूटीन को फ़ॉलो करते हैं। हमें डॉक्टर ने कहा सुबह और शाम को आपको वॉक करना चाहिए। हम लोग सोसाइटी गार्डन में जाते हैं लेकिन वहाँ पर भी हम लोग मोबाइल फ़ोन लेकर के जाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और उसे अपलोड कर देते हैं। करेक्ट? हम ये सब करते हैं ना? यदि आपका बैकग्राउंड नॉइज़ ना हो तो आप माइक ऑन कर सकते हैं या फिर कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं कि हाँ, हम ये करते हैं, हम इसमें से कुछ चीज़ें नहीं करते हैं। Yes, yes, yes. तो इन जनरल कहीं न कहीं हम मोबाइल से बंधे हुए रहते हैं फुल टाइम। तो प्रॉब्लम क्या है? मतलब ठीक है ना कि मूड ख़राब है, टेंशन हो रही है, तो हमने क्या मोबाइल में शॉर्ट्स देख लिया, रात को नींद नहीं आ रही है, हस्बैंड सो गए हैं, तो हम क्या करें मोबाइल देख लेते हैं। अच्छा लगता है मोबाइल देख कर के, शॉर्ट्स रील देख कर के अच्छा लगता है और नुकसान भी क्या होगा? आँखें ही ख़राब होगी, उससे ज़्यादा नुकसान क्या होगा? इन जनरल हम मोबाइल को इतना ही समझते हैं। ये मोबाइल का सबसे कम नुकसान है कि हम उसके लगातार देखने से आँखों को नुकसान पहुँचाते हैं। आँखें खराब होती है, लेकिन वो बहुत छोटा नुकसान है। बड़े-बड़े नुकसान क्या होते हैं, उनके बारे में आप देखते हैं। ये अभी हम करते हैं इन जनरल कि बहुत काम कर लिया ऑफ़िस का या मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक लेकर के मैं क्या करती हूँ, शॉर्ट्स या रील्स देखती हूँ। या जैसे ही हमारा किचन का काम खत्म हुआ, सबसे पहले हम लोग बैठेंगे सोफ़े पे और देखेंगे हमारा फ़ोन कहाँ रखा है, मैं फ़ोन उठा के देख लूँ ज़रा। तो ब्रेक लेने का तरीका भी हमारा गलत हो गया है। तो हो क्या रहा है, ठीक है, मोबाइल देखा हमने, मोबाइल देख कर के जो भी हमने प्रोसेस की, तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है हमारे ब्रेन को या बेबी के ब्रेन को क्या प्रॉब्लम हो रही है, अब यहाँ से उसके बारे में बात करेंगे। कहाँ का फ़ोन यूज़ करते हैं, हमने वो चीज़ देखी। अब उस फ़ोन को यूज़ करने से रात में जाग कर के शॉर्ट्स और रील्स को देखने से, दिन में शॉर्ट्स रील्स को देखने से हमारे ब्रेन को, बेबी के ब्रेन को, हमारे माइंड को क्या प्रॉब्लम होती है, अब उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ से बात का जो सेशन है लगभग 20 मिनट का टेक्निकल रहेगा। पूरा हम लोग न्यूरोलॉजिकल जो टर्म्स होती है उन पर बात करेंगे। जो हमारे ब्रेन की बायोलॉजिकल टर्म्स होती है उन पे बात करेंगे। हो सकता है कुछ चीज़ आपको समझ में ना आए, हम आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन हम लोग इसलिए डिटेल इन डेप्थ जाके समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे ब्रेन को जाके वो इम्पैक्ट कर रहा है। यदि वो पॉइंट समझ में आ गया, तो हम हो सकता है सेशन के बाद हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि अपने फ़ोन से इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर देंगे। तो क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करते हैं।
हमने इंस्टाग्राम चलाया, यूट्यूब चलाया, ट्विटर वगैरह चलाया यदि बाय चांस, तो हमने क्या किया कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को दी। कैसे? हम रील्स देखते हैं, रील्स 30 सेकंड का होता है एक, करेक्ट? एक रील्स 30 सेकंड का, 1 मिनट में हमने 2 रील्स देखे। 1 मिनट में 2 रील्स देखे, यदि हमने 2 घंटे रात में फ़ोन चलाया, मतलब हमने लगभग-लगभग 120 से 130 रील्स हम देखते हैं 2 घंटे के अंदर। 120 टू 130 तरह की इन्फॉर्मेशंस हमने ब्रेन को दे दी। 120 टू 130 तरह की अलग-अलग इन्फॉर्मेशन हमने ब्रेन को दे दी। अलग-अलग इन्फॉर्मेशंस को लेकर के ब्रेन क्या करेगा? अलग-अलग तरह के हार्मोन रिलीज़ करेगा। यदि हमने कुछ खाने का वीडियो देखा और यदि हमको खाने का क्रेविंग हुआ उस टाइम पे, तो हमें अच्छा लगा। किसी को उस खाने का वीडियो देख कर के गंदा-सा लगा, तो अलग फ़ील आया। तो दोनों कंडीशन में अलग-अलग तरह के ब्रेन ने हार्मोन रिलीज़ करे। कुछ हमने इंस्टाग्राम पे देखा कि वो कपल तो घूमने जा रहा है। वो सपोज़ कपल घूमने के लिए कहीं फॉरेन चला गया। हमारे मन में अरे यार! हम कहाँ प्रेग्नेंट हो गई, मैं कुछ बाहर भी घूमने नहीं जा सकती। एक नेगेटिव हार्मोन रिलीज़ हुआ, नेगेटिव फ़ील हुआ हमें। फिर हमने देखा किसी का कि वो तो प्रेग्नेंट है, उसने तो अच्छा स्माइल करते फ़ोटो डाला है। भले ही वो बैठ के दिन भर रो रही होगी, उसका इंस्टाग्राम पे यदि फ़ोटो हँसते हुए आया है, तो हमें बुरा लगा कि मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं तो रो रही हूँ, मेरे को तो आज खाना भी नहीं खाया, मुझे तो वॉमिटिंग हो गया, मुझे तो बहुत बैक पेन हो रहा है और देखो ये लोग कितने एन्जॉय कर रहे हैं प्रेगनेंसी। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि हमने 2 घंटे में हमारे ब्रेन को 100 प्लस तरह के इन्फॉर्मेशंस दी है और 100 प्लस तरह के उसे हमने हार्मोन रिलीज़ करने कहा है। खुशी का, दुखी का, मोटिवेशन का। हमने यदि किसी शिवाजी महाराज का वीडियो देख लिया, हम सोचेंगे वाह! मेरे बेटे को शिवाजी महाराज बनाऊँगी। हमने संभाजी महाराज का वीडियो देख लिया, मेरे बेटे को संभाजी महाराज बनाऊँगी। कुछ देर बाद हमने और कोई किसी सेलिब्रिटी का वीडियो देख लिया, मेरा बेटा या मेरी बेटी इस तरह की खूबसूरत होना चाहिए, इस तरह का उसे फेम मिलना चाहिए। हमारे ब्रेन को हम कंटिन्यू कुछ न कुछ देते जा रहे हैं। 2 घंटे के अंदर-अंदर 100 प्लस इन्फॉर्मेशन दे दिया। उससे क्या हुआ? ये आपका ब्रेन है। इसे ज़ूम करता हूँ मैं, तो आपको ये ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। और एक ऑरेंज ये कलर का पार्ट दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं अमिग्डाला। तो ये जो ब्लू है ये हिप्पोकैम्पस है, ये ऑरेंज है वो अमिग्डाला है। तो हिप्पोकैम्पस क्या करता है, ये आपके फ़ोन की जो हार्ड डिस्क होती है उस तरह का हार्ड डिस्क होता है। आपने जो 120 तरह की इन्फॉर्मेशंस दी है, तो हिप्पोकैम्पस क्या करेगा, रिसीव करेगा, ऑर्गेनाइज़ करेगा, स्टोर 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 करेगा। और एमिग्डाला क्या करता है? एमिग्डाला उन इन्फॉर्मेशंस के रिगार्डिंग जो भी हार्मोन रिलीज़ होना चाहिए, उस हार्मोन को रिलीज़ करेगा। इन जनरल एमिग्डाला नेगेटिव हार्मोन को रिलीज़ करता है। लेट्स सपोज़ यदि आप दिन भर स्ट्रेस में थे कि मेरा कल एंटी स्कैन होने वाला है, पता नहीं कैसा रिपोर्ट आएगा, मैं दुखी हूँ। और कुछ उस तरह का आपने वीडियो देख लिया, तो उस वीडियो की इन्फॉर्मेशंस के साथ में उस नेगेटिव स्ट्रेस के हार्मोन को लेकर के एमिग्डाला एक कहानी बनाएगा और आपको सपने में दिखाएगा। इन जनरल इसका ये काम होता है, ठीक है? अभी क्या हुआ कि आप रात भर जागे, आपने 120 तरह की इन्फॉर्मेशन हिप्पोकैम्पस को दी है, तो वैसे ही आप 12 साढ़े 12 1 बजे तक सो नहीं पाए थे, आपका स्लीप साइकिल खराब था। क्योंकि जो इन जनरल जो हमारा सर्केडियन रिदम होता है, हमारी बॉडी का जो हमें सोने का, उठने का टाइम शेड्यूल करके देता है, वो हमारा प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो हम ना हमारा वैसे साढ़े 12 1 बज गई है, सोने का था, हम सो नहीं पाए। फिर हमने 1-2 घंटे का बैठ के रील्स देख लिया, रात की 1 बज गई है। अब बहुत थकान हो गई, बॉडी को बहुत थकान हो गई है क्योंकि बॉडी वैसे ही एक बेबी को बना रही है, तो बहुत एनर्जी उसका लग रहा है वहाँ पे। अब बॉडी आपकी थकान की वजह से सो गई, लेकिन आपका ब्रेन नहीं सोया है। आपका ब्रेन उन सारी इन्फॉर्मेशंस को लेकर के उन्हें स्टोर कर रहा है, ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, सेटल कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, स्टोर कर रहा है। वो रात भर बैठ के काम ही कर रहा है, एक मज़दूर की तरह। और सुबह हो गई। आप मुश्किल से मुश्किल कुछ मिनट्स की या कुछ घंटे की स्लीप में जा पाएँ। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारा स्लीप साइकिल होता है। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले एन 1 स्लीप होता है, उसके बाद एन 2 स्लीप होता है, ये एन 1 और एन 2 स्लीप होता है, लाइट स्लीप होता है। इस स्लीप में यदि हम थोड़ा-सा भी कुछ साउंड होगा तो हम उठ जाएँगे। थर्ड होता है एन 3 स्लीप, ये होता है हमारा डीप स्लीप। हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को जो डिटॉक्स होने का टाइम मिलता है, जो हिप्पोकैम्पस सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके जो रिलैक्स होता है, वो डीप स्लीप में आके होता है जब एन 3 स्लीप में आते हैं हम लोग। और हमने इतना काम दे दिया ब्रेन को कि हम डीप स्लीप में जा ही नहीं पाए। हम सो ही नहीं पाए रात भर। हमारी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स मिला होगा, लेकिन जब हम सुबह उठेंगे, सुबह हमारा थकान लगेगी, हमें नींद आ रही होगी, हमें उबासी आ रही होगी, हमें चिड़चिड़ापन हो रहा होगा, हमें लग रहा होगा कि कहाँ परेशान हो रहे हैं, सो ही नहीं पाए हम लोग। क्यों? क्योंकि वैसे ही बॉडी परेशान थी आपकी, बिकॉज़ ऑफ एन नंबर ऑफ रीज़न जो उस बेबी के डेवलपमेंट में लग रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट हमने ब्रेन को और काम दे दिया
जो शॉर्ट्स और रील्स को मैनेज करने में लगा हुआ है। तो क्या हुआ, हमारा स्लीप साइकिल ब्रेक हो गया। हम लोग जिस समय पे सोना चाहिए, जिस समय पे उठना चाहिए, जो सर्केडियन रिदम बॉडी मैनेज करती है, वो हमारा ब्रेक हो गया। सेकंड क्या हुआ, स्ट्रेस। हमें स्ट्रेस थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कुछ ना कुछ रहता ही है, उसे कैसे मैनेज करना उसकी बात भी हम करेंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से भी हमारा जो ब्रेन है वो सो नहीं पाया। जो हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दिए, मोर इन्फॉर्मेशंस दिए ब्रेन को, उनके ऑर्गेनाइजेशन में भी वो ब्रेन सो नहीं पाया। वो लेक ऑफ प्राण, जब हम रात भर सो नहीं पाए हैं, तो जो एक एनर्जी सुबह मिलना चाहिए, जो ताजगी, जो एक तरोताजा या एक हैप्पी होकर के सुबह उठते हैं। आप छोटे बच्चे यदि आपके घर में कोई होगा, आपने देखा होगा, जब वो प्रॉपर नींद लेके उठता है तो चेहरे पे खुशी होती है। या आप भी जब प्रॉपर नींद लेके, जब आपकी नींद खुलती है, जब आप उठते नहीं है, जब आपकी नींद खुलती है, तो आप अलग एनर्जी पे होते हैं। तो क्या हुआ कि आपने जितना भी सारा ये काम किया, स्लीप साइकिल आपका बिगड़ा, स्ट्रेस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, आप रात भर सो नहीं पाए, आपने बहुत ब्रेन को दिया प्रॉब्लम। तो जो आपको प्राण सुबह मिलना चाहिए था, लेट्स सपोज यदि आप प्रॉपर नींद लेकर के उठते, आपको 100 ऑफ प्राण मिलता, आप 100 ऑफ वर्क कर लेते। कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपके जो प्रॉपर डेवलपमेंट है बेबी का, वो हो जाता, जो आपके दिन भर के काम होते हैं वो सारे कर पाते। लेकिन क्या किया हमने, स्ट्रेस लिया, हमने बहुत फोन चलाया, हमारी आंखों को थका दिया, हमारे ब्रेन को थका दिया, हमारा ब्रेन सो ही नहीं पाया। और साथ में जो ब्रेन बेबी के डेवलपमेंट में रात भर लगा रहा, उसकी वजह से जो प्राण सुबह मिलना चाहिए था 100, वो मिला हमको केवल 60, ओनली 60 प्राण। केवल 60 प्राण के साथ में आपको जो वर्कलोड था, जो केवल 100 होना चाहिए था, वो 140 हो गया है। क्योंकि आप लेट उठे हैं, आपको और स्ट्रेस से काम करने का, आपको बेबी के डेवलपमेंट के लिए जो बॉडी काम कर रही है, उस काम का एड ऑन हुआ है, आपके बॉडी के ऊपर उसका प्रेशर आया है। तो आपके पास एनर्जी केवल 60 है, और आपके पास प्राण 140 है। अब यदि आपको सेशन में आके बोला जाए कि आप डायरी लेखन कीजिए, आप करना चाहते हैं, लेकिन आप कैसे करेंगे, आपके पास तो एनर्जी नहीं है। तो क्या हो रहा है उसकी वजह से, आपकी लैक ऑफ स्लीप हुई है। मेरा कर्सर अभी आपको दिख रहा होगा, तो आपकी लैक ऑफ स्लीप हुई है। लैक ऑफ स्लीप की वजह से आप टायर्डनेस फील कर रहे हैं, आप थकान फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं है, आप थकान फील कर रहे हैं। उसकी वजह से आप जो दिन भर के जो डेली के बेसिक काम है, वो बेसिक काम भी नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से आपको क्या आ रहा है, लो सेल्फ एस्टीम हो रहा है। लो सेल्फ एस्टीम क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे वो घूमने जा रहा है, वो मजे करने जा रहा है, वो ऑफिस के एंजॉयमेंट कर रहा है, ऑफिस पार्टीज में जा रहा है। आप ऑफिस पार्टीज में भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल पहले अलग था, प्रेगनेंसी के बाद आपका लाइफस्टाइल अलग हो गया है। तो आपको लो सेल्फ एस्टीम आ रहा है कि यार मैं फंस तो नहीं गई हूँ कहीं प्रेग्नेंट होकर के। उससे क्या हो रहा है, आपका और स्ट्रेस बढ़ रहा है। आपका स्ट्रेस और बढ़ने से आपका स्लीप और खराब हो रहा है। आपका स्लीप खराब होने से आप एक को फिर से आप थकान हो रही है, आप थकान में फिर से काम नहीं कर पा रहे, फिर से लो सेल्फ एस्टीम हो रहा है, फिर से स्ट्रेस हो रहा है, फिर से स्लीप खराब हो रही है, फिर से टायर्डनेस हो रही है, फिर से आपकी लाइफ नहीं कर पा रहे। तो आप एक इनफाइनाइट लूप में फंस गए। अब आप इस इनफाइनाइट लूप को ब्रेक करके कैसे बाहर आएंगे। फिर यदि आपको मन में भी आए कि मैं मेरे बेटे को एक महान आत्मा की तरह जन्म देना चाहती हूँ, मैं अपने बेटे में सारे देवत्व के गुण देना चाहती हूँ, मेरा बेटा ऐसा जन्म ले कि जो इस घर के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, इस राष्ट्र के लिए नहीं, इस पूरे अर्थ के लिए ऐसा काम करके जाए, सबको इसे प्रणाम करे, सबको इसे उसको याद करे। और मैं उस तरह की भावनाओं के लिए जो मुझे एक्टिविटी फॉलो करना चाहिए, वो मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास उतनी एनर्जी नहीं है। फिर भी आपने सोचा कि नहीं, अब कल से तो मैं करूँगी। कुछ भी हो जाए, मैं कल से सुबह उठ करके ध्यान करूँगी, प्राणायाम करूँगी, डायरी लेखन करूँगी, अच्छा म्यूज़िक सुनूँगी। इस तरह के आपने कॉन्शियस ब्रेन जो होता है आपका, इस तरह के डिसीज़न लेता है। तो कॉन्शियस ब्रेन ने इस तरह का रिज़ोल्यूशन लिया कि नहीं, अब कल से सुबह उठ के मैं सारे के सारे काम करूँगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने 1 दिन काम किया, आपने 2 दिन काम किया, जो मोटिवेशन आया था वो तीसरे दिन आपका और कमज़ोर हुआ। चौथे दिन आपके साथ में कुछ ऐसा हो गया कि आप कुछ भी खाना नहीं खा पाए, आपकी बॉडी बहुत वीक हो गई, आपको ज़्यादा वॉमिटिंग हो गया। तो आपका एक तो वैसे ही मोटिवेशन कम हो गया, प्लस आपको और कुछ बेबी के डेवलपमेंट में कुछ और बॉडी के ऊपर वर्कलोड बढ़ा। तो आपने सोचा कि चलो ठीक है, नहीं करती हूँ। तो जो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन होता है, वो डोमिनेट कर रहा है। सबकॉन्शियस ब्रेन में क्या होती है, आपके संस्कार होते हैं, आपकी हैबिट्स होती है, आपकी आदतें होती है। तो जो आदतें हमारे पास कई सालों से, कई जन्मों से बन के आई है, उन आदतों ने वापस डोमिनेट किया। और हम जो हमने कॉन्शियस ब्रेन से सोचा था कि मैं कल से सही रूटीन फॉलो करूंगी, आपने इस क्लास को ज्वाइन किया। इस क्लास के ज्वाइन करने से आपको मोटिवेशन आया कि मैं कल से मुझे अपने बच्चे को अच्छा देवी देवी गुणों के साथ जन्म लेने के लिए बनाना है। आप उसको 4 या 5 दिन के बाद नहीं कर पाए। ऐसा जनरली हमारे साथ होता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन जो बहुत पावरफुल है, उसने डोमिनेट कर दिया कि नहीं, आराम कर, मोबाइल चला, उसमें रिलैक्स है, इसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है। यदि आपको डायरी लेखन करना है, यदि आपको पेंटिंग करना है, आपको ड्राइंग करना है, तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेंगे।
आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में आदत बैठी हुई है कि शॉर्ट्स में केवल आपको उंगली घुमाना है और आपको मजा आएगा, तो आपका ब्रेन बोलेगा ठीक है इसको छोड़, पहले वो करते हैं। तो आपके कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर एक फाइट शुरू हो गई है। एक बोलता है ये करना, दूसरा बोलता है वो करना है। तो आप एक और नए इन्फाइनाइट लूप में फंस गए हैं, जहाँ पे हर कुछ कुछ दिन में आप सोचते हो मुझे करना है, और हर 3-4 दिन के बाद आप वापस होते हो कि ठीक है कुछ नहीं करना है। तो आप एक और इन्फाइनाइट लूप में फंस गए हो। उसका रीजन क्या था? आपने आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स और रील्स दिखाया। उसका हम लोग और डिटेल में समझेंगे कि कैसे वो इतना परेशान कर रहा है शॉर्ट्स रील्स, छोटी-सी चीज़ है, लेकिन कैसे परेशान कर रही है और देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा कि मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करने से आपका स्लीप साइकिल खराब हुआ, आपका प्राण कमज़ोर हुआ, आपका प्राण कम हुआ, आपका जो बैड हैबिट्स है, जो आपके पुराने संस्कार है, जो आपकी लाइफ़स्टाइल चली आ रही थी, उस लाइफ़स्टाइल ने आपको वापस से डोमिनेट किया। आपकी स्लीप कम हुई है, बार-बार रात में जागने की वजह से आपकी स्लीप कम हुई है। मूड स्विंग्स बढ़ गए हैं, क्योंकि अमिग्डाला ने नेगेटिव हार्मोन से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें रिलीज़ करी है, तो मूड स्विंग काफ़ी नेगेटिव हो गया है। बॉडी पेन इन जनरल होता ही है, और इन सब की वजह से आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। आप सोच रहे हो काहे कोई प्रेगनेंसी में इस चीज़ में आ गई मैं, क्या ही परेशानी ले ली इस यहाँ पे मैंने। तो आप फ्रस्ट्रेट होकर के आप आपके पार्टनर पे फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, आपके माँ या आपकी सासू माँ ही है उन पे निकालेंगे, तो आपके घर का माहौल जो है वो एक नेगेटिव माहौल में बदल जाएगा। जो बच्चा इस घर में जन्म लेने वाला है, एक देवी आत्मा, एक विशिष्ट आत्मा घर में आने वाली है, वो इस तरह के एनवायरनमेंट में नहीं आना चाहेगी। उसके लिए आपको एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा। हम आगे देखते हैं कि और क्या-क्या हो रहा है। तो ये तो हमारा इन जनरल माइंड पे क्या इफ़ेक्ट हुआ है मोबाइल फ़ोन चलाने से, उसके बारे में बात किया हमने। अभी हम देखते हैं कि बेबी पे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो जो उससे पहले एक और चीज़ है कि जो मोबाइल फ़ोन है उसमें से फ्रीक्वेंसीज़ रिलीज़ होती है, हम सबको पता होगा। तो उसमें से अलग-अलग तरह की फ्रीक्वेंसी मोबाइल से निकलती है, वाई-फाई से निकलती है, स्मार्ट वॉच से निकलती है, एलेक्सा घर में रखा होगा उससे निकलती है। तो एक डेटा है, उस डेटा से मैंने ये निकाला है, कुछ स्टडीज़ हुई है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, कुछ चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि प्रेग्नेंट चूहों के यदि ऊपर मोबाइल फ़ोन को रखा गया तो उन मोबाइल फ़ोन के जो रेडिएशंस निकले हैं, तो उन प्रेग्नेंट जो चूहे थे उन पे क्या असर हुआ, उसके हिसाब से डेटा को निकाला है। तो डीएनए का डैमेज होता है, फेटल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यदि आप चला रहे हैं तो जो उसकी रेडिएशंस निकल रही है, जो वाई-फाई के ज़ोन में आप बैठे हैं वहाँ की जो रेडिएशंस निकल रही है, जो लैपटॉप लेकर के आप ऑफ़िस का काम कर रहे हैं उसमें जो रेडिएशंस निकल रही है, एलेक्सा या स्मार्ट वॉच या वायरलेस की डिवाइसेज़ जितनी भी रेडिएशन निकल रही है, उससे आपके फेटल जो आपका भ्रूण है, जो आपका बच्चा वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, और जो बहुत बहुत तरह की प्रॉब्लम बच्चे में क्रिएट करता है। प्रीटर्म बेबी का डेवलपमेंट होता है, प्रीटर्म बेबी का जन्म हो जाता है, मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और एक अनहेल्दी बेबी का जन्म होता है। एक अनहेल्दी बेबी बोले तो उसकी आँखों में चश्मा रहेगा, उसके आईज़ में प्रॉब्लम आएगा, उसको सुनने में प्रॉब्लम रहेगा। ये इंडिया में अभी कम है, लेकिन आप फॉरेन में देखोगे, यूएस, यूके कंट्रीज़ में आप देखोगे तो बच्चों के कान में डिवाइसेज़ रहती है, उनकी आँखों में मोटे-मोटे चश्मे लगे रहते हैं। तो कहीं न कहीं उसका कारण मेजर रीज़न मोबाइल फ़ोन या जो रेडिएशंस की एक्टिविटी हो रही है, ये सारी हो रही है। तो हम एक बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, हम उसे बहुत प्यार करते हैं, हम उसे बहुत प्यार करेंगे, हम उसे अभी से बहुत प्यार करते हैं। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा इस तरह की डिफिशियंसी से पैदा हो, इस तरह के उसके पास जन्म से ही कमियाँ हो। यदि इस तरह की कमी लेकर के बच्चा जन्म ले रहा है, तो क्या वो शिवाजी बन पाएगा? क्या वो शिवाजी महाराज की तरह जीवन जी पाएगा? क्या वो संभाजी महाराज बन पाएगा? क्या उसके अंदर भगत सिंह के, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद के या महात्मा गांधी के गुण आ पाएँगे? क्या वो परम पूज्य गुरुदेव की तरह इस पूरी दुनिया में युग निर्माण के लिए काम करने के लायक बन पाएगा? तो शायद नहीं बन पाएगा। अभी हम उस पॉइंट को और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इम्पैक्ट कर रहा है। फिर से मैं वापस से पीछे आता हूँ। हमने शॉर्ट्स देखे, हमने रील्स देखे। तो शॉर्ट्स और रील्स देखने पे क्या हो रहा है, हर 30 सेकंड में डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है। डोपामाइन एक तरह का हार्मोन होता है। वो हार्मोन मॉलिक्यूल ऑफ मोर बोलते हैं। यदि आप एक बार किसी एक्टिविटी को करने से डोपामाइन रिलीज़ हुआ है तो आपका ब्रेन बोलेगा और कर, और कर। डिज़ायर हार्मोन बोलते हैं, और कर। प्लेज़र हार्मोन बोलते हैं, मज़ा आ रहा है, और कर। और शॉर्ट्स देख, और रील्स देख, और शॉर्ट्स देख, और देख। क्योंकि ब्रेन को बहुत मज़ा आ रहा है। और इस हाई लेवल पे डोपामाइन रिलीज़ होता है कि आप बुक पढ़ने जाओगे, आप ड्राइंग करने जाओगे, तो वहाँ पे जो डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है वो बहुत कम होता है। तो आपके ब्रेन को वहाँ मज़ा नहीं आएगा, आपके ब्रेन को कहाँ मज़ा आएगा? शॉर्ट्स में, रील्स में, या इस तरह की जो भी एक्टिविटी है फूड की। जनरली खाने में भी डोपामाइन रिलीज़ होता है, लेकिन
ब्रेन ऑटोमेटिक इस समय पे फूड के क्रेविंग को बंद कर देता है प्रेगनेंसी के समय। पर जो मोबाइल का एडिक्शन है, इसको एडिक्शन ही कहा जाएगा। इवन दो रिपोर्ट्स में ये तक बताया गया है कि मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन का जो ब्रेन की एक्टिविटी है और जो एक ड्रग एडिक्ट के ब्रेन की एक्टिविटी है, वो लगभग-लगभग बराबर है। मतलब ड्रग का एडिक्शन हो, चाहे मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन हो, वो इक्वल होता है। और अभी आप प्रेग्नेंट हैं, जो भी ब्रेन में चेंजेस हो रहे हैं, वो सारे के सारे आपका बेबी एक्सेप्ट कर रहा है। तो आपके बेबी के पास भी वो सारी चीज़ें जा रही है। तो क्या हो रहा है उससे बेबी को क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करके आपका ब्रेन का पार्ट होता है। सॉरी बहुत सारी हम लोग टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है सारी सारी आप याद ना कर पाएँ। सेशन रिकॉर्ड होगा आपको मिल जाएगा या फिर स्लाइड आप चाहो तो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो वापस से आते हैं जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है आपके ब्रेन का, जो इस सामने वाला एरिया होता है, इस वाला एरिया होता है। यही एरिया आपके अंदर सारे दैवी गुणों को लेकर के आता है। आपके अंदर एम्पैथी है, आपके अंदर रिस्पॉन्स फ्लेक्सिबिलिटी, आपके अंदर इमोशन को रेगुलेशन, आपका बॉडी रेगुलेशन है, आपके अंदर मोरालिटी है, आपके इंट्यूशंस पावर है। जितने भी दुनिया के सारे दैवी गुण होते हैं, वो आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ही आते हैं। मतलब यही कहा जाता है कि एक जानवर से इंसान बनने की जो प्रक्रिया में मनुष्य आगे बढ़ा है, वो केवल उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से ही बढ़ा है। और बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाने की वजह से मोबाइल फ़ोन के बहुत ज़्यादा यूज़ की वजह से जो आपका बेबी जो आपके गर्भ में बैठा हुआ है, उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का जो न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट है, वो ठीक से नहीं हो पाता है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम को हम अनजाने में क्रिएट करते जा रहे हैं। हमारा बेबी जो हमारे गर्भ में है, माँ के लिए तो ये प्रॉब्लम करता ही करता है। इवन हर इंसान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन हम लोग आज केवल प्रेग्नेंस लेडीज़ के बारे में बात करें, इसलिए मैं बार-बार उन्हीं के एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। जो प्रेग्नेंट लेडी के ब्रेन का प्लस जो बेबी के ब्रेन का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसमें न्यूरॉन का डेवलपमेंट ही प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इतना हाई डोपामाइन एक्टिविटी ब्रेन कर रहा है कि वो जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से जो बच्चे आजकल जन्म ले रहे हैं, उनके अंदर 2 प्रॉब्लम हो रही है। एडीएचडी एक आप पढ़ेंगे एडीएचडी सिम्पटम्स बोलते हैं एडीएचडी। एडीएचडी मतलब होता है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आपका बच्चे के अंदर अटेंशन स्पैन इतना कम रहेगा कि वो एक काम पे फोकस ही नहीं कर पाएगा। और हाइपर एक्टिविटी इतना हाइपर एक्टिव रहेगा, इतना हाइपर एक्टिव रहेगा वो कि वो आप सब सँभाल ही नहीं पाएँगे। यदि आपको प्रेगनेंसी के बाद ऑफ़िस भी जॉइन करना है, आपको घर के काम भी करना है, आपको सोशल वर्क भी करना है, आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, आपको यदि कुछ भी करना है, तो ये अपने बेबी को ही मैनेज नहीं कर पाएँगे, तो आप आपकी एनर्जी पूरी उसमें लग जाएगी, आप कैसे काम करेंगे? दूसरा, तो एडीएचडी एक प्रॉब्लम बच्चों में बहुत ज़्यादा आ रही है। आप अभी बहुत से शिशुओं मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चे जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है इसे शक्कर देना बंद कीजिए, इसे शुगर देना बंद कीजिए। क्योंकि शुगर को ग्लूकोज़ में कन्वर्ट करने की जो एक्टिविटी ब्रेन में होती है, उसकी वजह से भी बच्चों का हाइपर एक्टिविटी वाला पार्ट बन प्रॉब्लम बन पा रही है। तो एडीएचडी प्रॉब्लम आप बच्चों को जन्म से ही दे के आ रहे हैं, जन्म से पहले से ही देते आ रहे हैं। तो बच्चा जन्म के बाद चिड़चिड़ा होगा, गुस्सैल होगा, वो उससे आप गिफ्ट थोड़ा-सा खिलौना खींचोगे, वो गुस्से करेगा, वो मार देगा आपको। उन सभी की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए यदि आज आपने सँभाल लिया, तो आगे के लिए जो समाज में उतरेगा, जब स वो आएगा जब बड़ा होगा तो उसके पास फ़ोन आएगा, तो तब तो आपको सँभालना ही फ़ोन ना देने के लिए 3 टू 5 इयर्स बोलते हैं बच्चों को फ़ोन ना दें। लेकिन बच्चा तो आपका अभी से फ़ोन की जो प्रॉब्लम होना चाहिए, उस प्रॉब्लम को वो बच्चा अभी से यूज़ करते आ रहा है, अभी से उस प्रॉब्लम में वो ग्रसित होते जा रहा है। क्या हो रहा है? वीक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यदि है ब्रेन का, यदि बच्चे का ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वीक है, तो उसकी विल पावर कमज़ोर रहेगी। विल पावर कमज़ोर है तो वो कुछ भी डिसीज़न नहीं ले पाएगा। यदि सोचेगा कि मैं क इस काम को करूँ, विल पावर ही नहीं है उसका, छोड़ देगा उसको, बीच में छोड़ देगा। कंसंट्रेशन पावर नहीं है, यदि उस काम के लिए उसके पास विल पावर कहीं से आ भी गई, मोटिवेट हो भी गया वो, उस काम के लिए वो करने भी लगा, उसका कंसंट्रेशन ही नहीं है उस काम को करने का, तो कैसे करेगा वो? वो बच्चों में आजकल 20 मिनट्स बुक पढ़ने का कंसंट्रेशन भी नहीं है, फोकस ही नहीं है उसके पास, तो कैसे काम करेगा वो? डिसीजन मेकिंग थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट, हम डिसीजन नहीं ले पाते। हमारे बच्चे जो हमारे दादा जो लोग थे, वो बड़े-बड़े डिसीजन आसानी से ले पाते थे। हमारी जो जनरेशन है वो हम कभी-कभी ले पाते हैं। हमारे पेरेंट्स अच्छे से लेते थे, हम और कम ले रहे हैं। आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं वो और कम डिसीजन ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही डेवलप नहीं हुआ है। जो ब्रेन में इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो पार्ट है ही नहीं। लेट्स एग्जांपल, दोनों का कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल है कि यदि किसी का हाथ ही नहीं है, आप उसे मोटिवेट करो कि उठा, उठा, उठा इस सामान को उठा, कैसे उठाएगा उस सामान को, उसका हाथ ही नहीं है।
क्योंकि बच्चे का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, जन्म से ही नहीं हुआ है, और बाद में हाइपर एक्टिविटीज की वजह से और वो बिगड़ गया है, मोबाइल फोन चलाने से और बिगड़ गया है। उसके पास विल पावर नहीं है, कंसंट्रेशन पावर नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, आप उसे कितना ही मोटिवेट करो, वो भी कितना ही उस काम को करना चाहेगा, वो कर ही नहीं पाएगा। तो जिस तरह की संतान हम जन्म देना चाहते हैं, जिस तरह के बच्चों को हम लाना चाहते हैं इस दुनिया में, उस तरह का बच्चा इस दुनिया में हम लोग नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि हम कुछ छोटी-मोटी गलतियाँ कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि जो हमने प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, उन प्रॉब्लम की हमने सोर्स को देखा, उस प्रॉब्लम का सोर्स क्या है, उस प्रॉब्लम के सोर्स के साथ में हम उस प्रॉब्लम की वजह से ब्रेन में क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं, जिससे वो प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, उसके बारे में हमने बात की। यदि किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज़ हम इसके सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग आगे बढ़े सॉल्यूशन के लिए? ठीक है। तो क्योर एंड ट्रीटमेंट क्या है इसके? सबसे पहले हमारे वेदों में हमारे ऋषियों ने बहुत अच्छा वाक्य लिखा था, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। ये हमने कहीं न कहीं पढ़ा भी होगा, हमें पता भी होगा, लेकिन योग आपके चित्त की वृत्ति को ठीक करता है। अभी भी समझ में नहीं आया, और हम समझने की कोशिश करते हैं। योग आपका चित्त मतलब होता है आपका सबकॉन्शियस ब्रेन। हमने देखा था कि सबकॉन्शियस ब्रेन ही पावरफुल है, वही हमारे कॉन्शियस ब्रेन को कुछ करने नहीं देता है, और योग आपके कॉन्शियस ब्रेन की जो वृत्तियाँ, जो हैबिट्स है, उसको ठीक कर देता है। कैसे ठीक करता है? योग में यदि हम अष्टांग योग की बात करें तो इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 चीज़ें आती हैं। हम आठों पे नहीं लेंगे। हम लेते हैं मेडिटेशन। आप मेडिटेशन कीजिए। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट शुरुआत कर सकते हैं 1 मिनट से। आप उस टाइम को बढ़ाइए, 2 मिनट पे लीजिए, 5 मिनट पे लीजिए। तो क्या हो रहा है ना कि आप जब भी मेडिटेशन करेंगे, तो जो आपका ब्रेन जनरली बीटा फ्रीक्वेंसी पे होता है, जो बीटा फ्रीक्वेंसी हमें दिख रही होगी, बीटा फ्रीक्वेंसी पे हमारा ब्रेन होता है। उसमें हमारे पास हर मिनट 60 थॉट आते हैं। केवल 7 दिन के मेडिटेशन से हमारा ब्रेन बीटा से अल्फा पे शिफ्ट होने लगता है। हमारे थॉट्स आधे हो जाते हैं। थॉट्स आधे हो गए, हमारा फोकस बढ़ गया, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ गया, हमारा डिस्ट्रैक्शन कम हो गया। तो हम लोग वापस ध्यान करेंगे तो हम फिर से ध्यान कर पाएँगे। तो इस तरह से यदि हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स से हट करके हम सॉल्यूशन पे आने लगेंगे। आप प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम से आपका प्राण बढ़ेगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। आपकी एनर्जी बढ़ेगी, तो आप जो घर के दूसरे काम हैं, जो डेली काम होने के अलावा आप डायरी लेखन वगैरह है, बुक पढ़ने का है, आपके पास एनर्जी रहेगी तो आप उस काम को कर पाएँगे। 2S फ़ॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। आप सद्बुद्धि की उपासना कीजिए, आप सत्कर्म कीजिए। इस प्रेगनेंसी के टाइम पे यदि आप सत्कर्म करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, या सद्बुद्धि की उपासना जैसे जो भी अच्छे काम बताए गए होंगे आपको इस सेशन में, कुछ वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताए गए होंगे, उसकी उपासना कीजिए। सत्कर्म की सब बहुत सारे सत्कर्म होते हैं। आप ओल्ड एज होम घूम करके आइए, वहाँ पे आप लोगों से मिल के आइए, वहाँ कुछ अच्छा काम करके आइए। आपको सोशल मीडिया पे आप किसी की हेल्प कीजिए, कहीं भी आपको कुछ मिलता है, आप सत्कर्म कीजिए। सबसे अच्छा दुनिया का सत्कर्म है यज्ञ। आप अपने घर में यज्ञ कीजिए। आप वीकली, मंथली, आप कम से कम अपने घर में थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको करना ही चाहिए। आप 2S फ़ॉर्मूला नहीं कर पा रहे हैं तो CS सिंगल S फ़ॉर्मूला। आप कुछ नहीं कीजिए, आपके जो भी गुरु है, जो भी आपके ईश्वर है, जो भी आपके भगवान है, जो भी आपके देवता है, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, आप उनको पास जाइए, उनके पास बैठिए, उन्हें कहिए कि हे गुरुदेव, हे ईश्वर, हे भगवान, हे परमात्मा, हे ऋषि, मुझे प्रेगनेंसी में ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं नहीं ठीक कर पा रही हूँ। ये सारी मैंने आपको दी, आप सँभालो इसको, आप सॉल्यूशन दो इसका, आप बताइए क्या करना है। यकीन मानिए आपको मदद मिलेगी। आपके गुरु, आपके ऋषि आपको मदद पहुँचाएँगे। अलग-अलग चीज़ों के माध्यम से वो आपकी मदद करेंगे। आप उनसे संपर्क साधिए, उनसे बात कीजिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए, उनसे कहिए कि आपकी संतान आ रही है इस दुनिया में, आपका ही काम करेगी। आप अपनी सारी समस्या उन्हें बताइए, वो आपको सॉल्यूशन पहुँचाएँगे। ये चैलेंज है नेक्स्ट 21 डेज़ के लिए, आपको फ़ॉलो करना ही है। आप नोट डाउन कर सकते हैं, या इसके स्क्रीनशॉट्स मैं आपको मेरी दीदी को भेज दूँगा, दीदी आपके ग्रुप में शेयर कर लेंगे। इसमें 3 पेज के कुछ चैलेंजेस हैं। 21 डेज़ के लिए मैंने लिखा है, आपकी प्रेगनेंसी 9 मंथ की है, 21 डेज़ फ़ॉलो कीजिए। 21 डेज़ फ़ॉलो करने के बाद आप किन-किन चीज़ों को कर पाए, किन्हें नहीं कर पाए, वो आप दीदी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम वापस 21 डेज़ के लिए रिफ़ॉर्म करेंगे और अगले 21 डेज़ के लिए वापस से फ़ॉलो करेंगे। 21 डेज़ ही चूज़ क्यों किया है? आपके ब्रेन को किसी भी हैबिट को फ़ॉलो करने में, आपके ब्रेन को किसी भी आदत को सबकॉन्शियस ब्रेन में स्टेबल करने के लिए
मिनिमम 21 दिन लगते हैं। तो आपको क्या करना है सर सबसे पहला। लास्ट वाली स्लाइड दिखाइए ना। हाँ दीदी। पिछली वाली स्लाइड्स दिखाइए ना। ये वाली। आगे की। ये फर्स्ट स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं हम यहाँ से। हाँ स्क्रीनशॉट निकल ये फर्स्ट स्लाइड है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक पॉइंट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके। हाँ। तो जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, डोंट यूज मोबाइल फोन बिफोर 1 आवर ऑन बेड। आपको यदि सोने जाना है 9 बजे, तो आप 8 बजे से आपके फोन को चलाना बंद कर दीजिए। यदि आपको 10 बजे सोने जाना है तो आप 9 बजे फोन बंद कीजिए। आपको 11 बजे सोने जाना है, आप 10 बजे, आपको जब भी सोने जाने का लग रहा है उसके 1 घंटे पहले से आप फोन को हाथ लगाना बंद कर दीजिए। यदि पेरेंट्स का कॉल आ रहा है उनसे बात कर सकते हैं, हस्बैंड का कॉल आ रहा है बाहर है उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह का सोशल मीडिया यूज नहीं करना है कम से कम सोने से 1 घंटे पहले तक। हाँ, यदि आप कोई यूट्यूब पे कोई अच्छा कोई भजन सुनना चाहते हैं सोने से पहले, जो आपके मन को अच्छा लगता हो, आप गायत्री मंत्र सुनना चाहते हैं, आप वो सुन सकते हैं। लेकिन आपको स्क्रीन को नहीं देखना है, आपको केवल एक वीडियो लगा करके उसे लूप में लगा करके उसे छोड़ देना है। वो भी आपके बेड पे, आपके सर से, आपके पेट से वो दूर रहे, उतनी दूरी पर रख करके आप चला सकते हैं। लेकिन आपको कम से कम 1 घंटा, ये मिनिमम 1 घंटा है, मैक्सिमम आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 घंटा पहले आप फोन को मत हाथ लगाइए सोने से पहले। आप देखिए आपकी स्लीप साइकिल ठीक होने लगेगा। एक 21 दिन भी नहीं, आपको 1 से 2 वीक के अंदर आपको लगेगा कि अब आपका स्लीप साइकिल ठीक हो रहा है। जो प्रोजेस्टेरॉन से जो प्रॉब्लम आपके ब्रेन में हार्मोनल चेंजेस आ रहे थे, जो आपको मूड स्विंग हो रहे थे, वो ठीक होने लगेंगे केवल इस एक्टिविटी को करने से। आप फोन को 1 घंटा पहले अपने से दूर रखिए। 1 घंटा कोई अच्छी बुक्स पढ़िए। आप छत्रपति शिवाजी महाराज की किताब पढ़ सकते हैं, आप छत्रपति संभाजी महाराज की किताब पढ़ सकते हैं, आप महाराष्ट्र में बहुत सारे संत हुए, उन संतों की किताब पढ़ सकते हैं। आपको यदि कोई किताब चाहिए, वो किताब हम आपको उपलब्ध करा के देंगे, आपको पीडीएफ के माध्यम से, आपको बुक्स के माध्यम से हम आपको किताब उपलब्ध करा के देंगे। आप चंद्रशेखर आजाद के बारे में किताब पढ़िए। आपको जिस तरह की संतान चाहिए, आपको क्रांतिकारी तरह की संतान चाहिए, आप उनकी किताब पढ़िए। आपको संत चाहिए, ऋषि चाहिए, आप उनकी किताब पढ़िए। आपको जिस तरह का बच्चा आप चाहते हैं उस तरह की आप किताब पढ़िए। बच्चा उस किताब को सुनेगा। आप अकेले किताब मत पढ़िए, आपके बच्चे के साथ पढ़िए। आप उसे बताइए कि देखो बेटा ऐसा हो रहा है, अभी वहां हुआ, अभी यहाँ हुआ। परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी है। आपके मन में जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक हमें बताइए, हम आपको उसकी किताब दे देंगे। लेकिन 1 घंटा आप किताब को पढ़िए। तीसरा पॉइंट है सूर्य भगवान को अर्घ देना। आप सुबह जब भी उठे, जब भी नहाए, जिस भी समय आप नहाए, आपका शेड्यूल इस समय गड़बड़ होता है, लेकिन आप जब भी उठे तांबे के कलश में या किसी भी तरह के कलश में जल लीजिए और सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। उससे क्या होगा, जब जब हम जल चढ़ाते हैं तो जो हम जल की धारा बहती है, उस धारा में से जब सूर्य की किरणें हमारी आंखों पे आती है, तो उन आंखों पे जब किरणें हमारी आंखों पे पड़ती है, तो हमारे ब्रेन को मालूम पड़ता है कि सुबह हो गई है। सुबह हो गई है, तो वो लोअर बीटा फ्रीक्वेंसी रिलीज करके हमारे पूरे ब्रेन में एक प्राण का फ्लो डाल देता है और बोलता है कि इट्स टाइम टू वेक अप। आप एक अलग एनर्जी फील करेंगे केवल सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से। तो आप सूर्य भगवान को नियमित अर्घ्य दीजिए। आप जब उठते हैं, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड की एक्टिविटी है ये, लेकिन आपके ब्रेन के लिए, आपके बेबी के लिए बहुत इंपैक्टफुल रहेगी। प्रिज्मेटिक इफेक्ट होता है सूर्य की किरणों का जब हमारे आंखों पे पड़ती है जल के माध्यम से। फोर्थ पॉइंट है सोशल मीडिया फास्टिंग। मैं सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा कि आप सोशल मीडिया की फास्टिंग कीजिए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। यदि आपको फोटो डालना, फोटो अपलोड करना पसंद है, तो आप इंस्टाग्राम इंस्टॉल कीजिए, फोटो अपलोड कीजिए, इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दीजिए। लेकिन सोशल मीडिया की फास्टिंग पूरे 9 मंथ के लिए करके तो देखिए। आपका बच्चा जो जन्म लेगा वो दूसरों से अलग दिखेगा। उसके अंदर देवत्व अलग रहेगा, उसके अंदर तेज अलग रहेगा, वो शार्प रहेगा। सोशल मीडिया की फास्टिंग करके देखिए, आपका बच्चा बहुत अच्छे से जन्म लेगा, बहुत देवी गुणों को लेकर के आएगा। सोशल मीडिया आप फास्टिंग करके बंद कर दीजिए। कम करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अनइंस्टॉल करके रख दीजिए। इस सेशन के दौरान, इस सेशन के अभी, इस सेशन के बाद जो भी आपकी एक एक्टिविटी उसको कर करके आप चाहो तो आप अभी फोन लेकर के, आपके फोन में इंस्टाग्राम है या स्नैपचैट है या इस तरह का कोई भी एक्टिविटी वाला, हाइपर एक्टिविटी वाला एप्लीकेशन है, आप उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। फिफ्थ पॉइंट है डायरी लेखन। डायरी लेखन के बहुत फायदे होते हैं, बहुत मतलब इतने फायदे होते हैं कि उसके लिए पूरा एक एंटायर सेशन 1 आवर का हो जाएगा। इतने फायदे डायरी लेखन के होते हैं। आप डायरी लिखिए, आपको जो फील हो रहा है, जो लग रहा है, आप लिखिए।
आप उस डायरी को अपने तक ही रखिए, किसी को मत पढ़ाइए। आप उसमें यदि आप आपके गुरु को मानते हैं, आपके ईश्वर को मानते हैं, तो उनसे बात करके लिखिए कि देखो गुरु, देखो गुरुदेव, मेरे को ऐसा लग रहा है आज मुझे 4 बार वॉमिटिंग हुई। आप आपके ऋषि को मानते हैं, जो भी आपके देवता को मानते हैं, देखो गणेश भगवान, देखो शिव जी, देखो शंकर भगवान, देखो कृष्ण भगवान। अब हम बेटे ही ना उनके, हम उनसे बात कर सकते हैं ना, तो हम उनको बोल सकते हैं, देखो आज तो मुझे ना इतना तकलीफ हो रहा था, देखो आज मैं रात भर सो नहीं पाई, मुझे बहुत कमर दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने मोबाइल नहीं चलाया। तो आप उसका डायरी में लिखिए, आपको जो करना है उसके बारे में डायरी में लिखिए, आपके जो मन में आ रहा है उससे आप डायरी में लिखिए। आप जब बच्चा आपका बड़ा होगा 9 मंथ्स के बाद, जब आपका बच्चा होगा या 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद जब आप उस डायरी को खोल के पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी आँखों में आँसू आ जाएँगे, आपको मज़ा आएगा कि आहा! कितना कितना प्यारा समय था, मैं सब लिख के रखा था, कितना अच्छा लगता था उस टाइम पे। आप डायरी लेखन कीजिए, बहुत फ़ायदा होता है। डायरी लेखन का फ़ायदा आपके इमोशंस के लिए भी अच्छा है, आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है, आपके शिशु के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है। लेखन कार्य आपके बच्चे के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ठीक करता है, उसे उसे बनाने के लिए न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है वो। उसके बाद है 20 मिनट प्राणायाम कीजिए, जो भी प्राणायाम आपको अच्छा लगता हो, अनुलोम-विलोम हो गया, प्राणाकर्षण प्राणायाम हो गया। प्राणायाम के ऊपर यदि आपको किताब चाहिए, हम आपको पूरी किताब उपलब्ध कराएँगे, इसमें प्राणायाम के फ़ायदे, कैसे करना है, किस तरह से करना है। आप यदि बैठ के प्राणायाम नहीं कर पा रहे हैं, आप चेयर पे बैठ जाइए। आप चेयर पे बैठ के नहीं कर पा रहे हैं, आप लेट के प्राणायाम कर सकते हैं। आप प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम से बहुत प्राण आता है, जितना भी वातावरण में जितने भी दिव्य प्राण है, सारा का सारा अपने अंदर सोख लीजिए, सारा अपने शिशु को दे दीजिए। आपका एक शिशु अच्छा जन्म लेगा, एक दिव्य प्राण के साथ जन्म लेगा वो। आप प्राणायाम कीजिए। अच्छा म्यूज़िक सुनिए, मत देखिए फूहड़ सॉन्ग, मत देखिए गंदे सी चीज़ें। जो भी चलचित्र में जितनी भी हमें आज मूवीज़ में गलत चीज़ें आ रही है, आप मत देखिए। आप अच्छा म्यूज़िक देखिए। आप अलग-अलग ऋषियों की, अलग-अलग संतों की बहुत सारी कहानियाँ यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप टीवी पे देखिए उन्हें। आपके बच्चों को दिखाइए कि देखो रामकृष्ण परमहंस कैसे थे, मैं आपको दिखाती हूँ। आप टीवी पे चलाइए, उसे बताइए देखो किस तरह की तपस्या की। देखिए स्वामी विवेकानंद जी कैसे थे, देखिए परम पूज्य गुरुदेव कैसे थे, किस तरह उन्होंने तपस्या की है, उसके बारे में दिखाइए। अपने बच्चों को जितने भी अच्छे म्यूज़िक हो सकता है, म्यूज़िक में आप नाद योग सुन सकते हैं, आप कोई अच्छा भजन लगा के सुन सकते हैं, आप बाँसुरी लगा के सुन सकते हैं, आप वीणा, किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट जो आपको पसंद हो, उसका म्यूज़िक लगा के सुन सकते हैं। ईट सात्विक फूड, ये पॉइंट आपको लगेगा कि मुश्किल है, या फिर हम लोग नॉन-वेज खाते हैं या अंडा खाते हैं। डेफ़िनिटली बॉडी के लिए हो सकता है कि इनका कुछ फ़ायदा हो, लेकिन मसालेदार खाना, नॉन-वेज या अंडा आप मत खाइए। आप 6 मंथ के लिए आप छोड़ के तो देखिए, आप बंद करके तो देखिए। पूरी लाइफ़ खा सकते हैं आप, 6 मंथ के लिए छोड़ दीजिए, 9 मंथ के लिए छोड़ दीजिए। जो आपका जितना भी प्रेगनेंसी का टाइम बचा है, उतने टाइम के लिए आप नॉन-वेज या किसी भी तरह का मसालेदार खाना, अंडे वग़ैरह छोड़ के देखिए। आप सात्विक फूड खाइए, उस खाने को प्यार से खाइए, उस खाने को इस भाव से खाइए कि वो खाना जाकर के एनर्जी बना के मेरे बेटे के पास जा रहा है, मेरी बेटी के पास जा रहा है, मेरे संतान के पास जा रहा है। आप उस प्रेम भाव से सात्विक फूड को खाइए। मंत्र लेखन कीजिए, आप जिस भगवान को मानते हो, उनका जो मंत्र आपको पसंद हो, आप उस मंत्र लेखन को कर सकते हैं। आपके पास एक कॉपी रखो या डायरी रखो, मन किया डायरी लिख ली, डायरी से ऊब गए, मंत्र लेखन उठाया, मंत्र लेखन करने लग गए, मंत्र लेखन से ऊब गए, म्यूज़िक लगा दिया, म्यूज़िक सुन लिया, वापस से म्यूज़िक से बोर हो गए, वापस से मंत्र लेखन उठाया, फिर से मंत्र लेखन कर लिया, फिर से कुछ याद आया, कुछ फिर डायरी में लिख दिया, कुछ ड्राइंग कर ली। आप इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन को छोड़ने के लिए। तो मंत्र लेखन में आप सबसे अच्छा गायत्री मंत्र होता है, उसका बहुत फ़ायदे होते हैं। मंत्र जप से ज़्यादा फ़ायदे मंत्र लेखन के होते हैं, आप मंत्र लेखन कर सकते हैं। आपकी फीलिंग को शेयर कीजिए, फीलिंग्स को मन के अंदर मत रखिए, आपका मन वैसे ही परेशान है, आपके पास वैसे ही बहुत सारे स्ट्रेस है, जो भी आपको लगता है ना आपके हस्बैंड से, आपके पार्टनर से, आपकी माँ से, आपका कोई दोस्त बहुत अच्छा हो, आपका कोई फैमिली मेंबर जो आपको समझता हो, जो अपनी बातें केवल उन तक ही रखे, उनसे आपकी फीलिंग शेयर कीजिए। जो भी आपको फ़ील हो रहा है, जो भी फ़ील हो रहा है, सब बता दीजिए। और कोई नहीं मिल रहा हो तो आपके गुरु से, आपके ईश्वर से, आपके भगवान से बैठिए और उनके पास जाकर के बता दीजिए। वो भी हमारे परमपिता है, वो भी हमारे माता है। हम अपने नॉर्थ साइड हम लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं। तो आप जिस भी भगवान का जो भी तरह का संबंध रखते हैं, उनसे बताइए कि मुझे ऐसा-ऐसा लग रहा है भगवान आप सुन लो। आप वॉक पे जाइए, सुबह और शाम कैसा न कैसे समय निकाल के 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा प्रकृति के बीच में, गार्डन के बीच में, घास के आस-पास आप वॉक कीजिए।
खुली हवा में वॉक कीजिए, फ्रेश एयर में वॉक कीजिए। अपने हस्बैंड के साथ या अपने पार्टनर के साथ, अपनी माँ के साथ, आपके फ्रेंड के साथ, जो भी आपका इष्ट हो, जो भी आपको प्रिय हो, उसके साथ वॉक पे जाइए। और वॉक के दौरान आप अच्छी बातें कर सकते हो। वॉक के दौरान आप अपने बेबी से बातें कर सकते हो। आप वॉक के दौरान उससे बोल सकते हो कि हम अभी घूमने आए हैं, आपके पापा आपके साथ में हैं। तो इस तरह के हम लोग कन्वर्सेशन हम कर सकते हैं। इसके बहुत सारे सेशन अलग-अलग हुए होंगे इससे पहले कि गर्भ में शिशु से कैसे संवाद करें। तो वॉक के दौरान आप वो भी कर सकते हो। आप अकेले भी जा रहे हो तो आपके बच्चे से बात करते हुए वॉक कर सकते हैं आप। आपको लगेगा कि ऑड लग रहा है, कान में हेडफ़ोन लगाइए, किसी को पता नहीं चलेगा कि कॉल पे है अपने या फिर अपने बेबी से बात कर रही है। तो आप उस तरह की एक्टिविटी आप यहाँ कर सकते हैं। गायत्री यज्ञ, अपने घर में गायत्री यज्ञ ज़रूर करवाइए। मैं आपसे चैलेंज के साथ में या फिर मैं आपसे दावे के साथ बोल सकता हूँ कि यदि आप अपने घर में यज्ञ करवाएँगे, आपको 2 से 3 दिन तक बहुत अच्छा लगेगा, आपके घर का वातावरण बदल जाएगा। यदि आपके घर में नकारात्मकता है, यदि आप दुखी हैं, आप यदि परेशान हैं, यदि आपकी प्रेगनेंसी की वजह से आपके मूड में बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, बहुत अपसेट चल रहे हो, आप गायत्री यज्ञ कराइए, आपको अच्छा लगेगा। गायत्री यज्ञ बहुत या जिस भी भगवान को आप मानते हो, उनका यज्ञ करा लीजिए। लेकिन ये घर में यज्ञ करवाइए, यज्ञ का बहुत फ़ायदा होता है। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि यदि आपको यज्ञ आता है, तो आप वीकली या ट्वाइस इन अ डे या थ्राइस इन अ डे आप यज्ञ कीजिए। मतलब सॉरी 3 दिन में 1 बार या फिर वीक में 2 बार आप यज्ञ कीजिए। आपको यज्ञ नहीं आता, किसी आचार्य को बुलाना है, आप मंथली यज्ञ कीजिए। 9 महीने में 9 बार यज्ञ आप कर सकते हैं घर में। कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता उसका, कोई बहुत ज़्यादा साधन सामग्री नहीं लगती है। इवन एक यज्ञ के लिए जो सामान लेके आएँगे, वो आपके पूरे एंटायर प्रेगनेंसी काम आ जाएगा। आप यज्ञ करवाइए। आप यज्ञ नहीं कर यज्ञ के साथ में एक बलिवेश यज्ञ होता है। हो सकता है इसका सेशन पहले हुआ हो, नहीं होगा तो दीदी से आप ग्रुप में पूछ सकते हो, उसके वीडियोज़ आपको शेयर कर दिए जाएँगे। बलिवेश यज्ञ कीजिए, बलिवेश यज्ञ बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपके जो खाना खाते हैं उसके बाद संस्कार आता है, वो संस्कार आपके पास जाता है और आपके बेबी के पास जाता है। तो बलिवेश यज्ञ कीजिए। एक दीप यज्ञ होता है आपके घर में कुछ 8, 10, 15, 12, 24, 108 जितने चाहो उतने दीपक लगा करके आप दीप यज्ञ कर सकते हैं। दीप यज्ञ का भी बहुत फ़ायदा होता है आपके घर के वातावरण को बदलने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। 20 मिनट का टाइम लिखा है मैंने, ये मिनिमम टाइम है। इससे ज़्यादा करना है आपको, लेकिन शुरुआत आप 5 मिनट से कर सकते हैं, शुरुआत आप 1 मिनट से कर सकते हैं, शुरुआत आप 1 मंत्र से कर सकते हैं। लेकिन आपको आज के बाद से मेडिटेशन करना ही करना है। मेडिटेशन आपके जो ब्रेन में बेबी के डेवलपमेंट के लिए प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जितने भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जिससे आपका मूड स्विंग हो रहा है, उन सबको ठीक कर देगा। ध्यान आपके सारे के सारी मानसिक बीमारियों को ठीक कर देगा और आपको बहुत खुशी होगी। आप आपकी प्रेगनेंसी को बहुत एन्जॉय करने लगोगे। लोग आपसे पूछेंगे कि लगता ही नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है, आप हमेशा खुश रहते हो, आप क्या कर रहे हो? आप ध्यान करोगे तो जितने भी जो मैंने बताया था शुरू में आपको, मैं फिर से उस स्लाइड को दिखाता हूँ। ये वाला पार्ट जो है, जो आप इसको देखोगे एमेग्डाला जिसको मैंने कहा था कि जो नेगेटिव हार्मोन रिलीज़ करता है, ध्यान करने से केवल 7 दिन के अंदर एमेग्डाला का साइज़ छोटा होने लगता है। यदि इसका साइज़ छोटा है तो हार्मोन रिलीज़ कम हो रहे हैं। दुखी वाले हार्मोन, सैड वाले हार्मोन, एक होता है कॉर्टिसोल हार्मोन होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन आपके सारे के सारे स्ट्रेस का रिस्पॉन्सिबल होता है। उस हार्मोन की वैल्यू में बहुत कमी आती है केवल ध्यान करने से। यदि आप ध्यान करेंगे 20 मिनट तक पहुँचिए, 20 मिनट से ध्यान को बढ़ाइए। यदि आप 20 मिनट 15 मिनट ध्यान करते हैं तो आपके नेगेटिव हार्मोन जो रिलीज हो रहे हैं वो रिलीज होना बंद कर देते हैं। आपको खुशी होने लगती है, आपको पता ही नहीं चलेगा आप खुश क्यों हो, क्योंकि आपके ब्रेन ने उसको हैंडल कर लिया। तो यदि आप ये सारी एनर्जीज ब्रेन को दे रहे हो, अलग से हेल्प कर रहे हो ब्रेन को बेबी के डेवलपमेंट के लिए, तो जो छोटा मोटा चल रहा है कि जो वॉमिटिंग हो रही है, खाना अच्छा नहीं लग रहा है या बैक पेन हो रहा है या फ्रस्ट्रेशन हो रही है, वो सबको इन सब एक्टिविटी के माध्यम से आप डोमिनेट कर सकते हो। तो ये सब सारी एक्टिविटीज़ जो मैंने बताई यहाँ पे कुछ 10-12 एक्टिविटीज़ है। ये नेक्स्ट 21 डेज़ के लिए आप फ़ॉलो कीजिए। आप फ़ॉलो करके देखिए आपको कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। हम और सेशन रख सकते हैं इस तरह के जहाँ पे हम केवल क्वेश्चन आंसर रखें, या अभी भी आपके पास समय है आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं कि आपको कुछ पार्ट समझ में नहीं आया, कुछ आपको और पूछना हो तो आप अनम्यूट करिए और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अंकित भैया, हाँ, दीदी। आपने बहुत ही अच्छे से समझाया और जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया, काफी चीजें समझ में आई। मुझे थोड़ा सा ये पूछना है, जो आपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में बताया, हाँ, हाँ।
कि वो वीक है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, या हम और जीव जंतुओं में या प्राणी और उसमें क्या अंतर, उससे क्या है, वो थोड़ा सा और एक बार क्लियर करिए प्लीज। ओके, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इसका दो इसके बारे में दो स्टडीज है। पहला तो ये है कि ये कुछ पार्ट हमारा बॉडी लेकर के आता है जन्म से, और कुछ पार्ट इसका डेवलप होता है 13 की एज में, जब हम लोग टीन एज बोलते हैं जैसे। तो हम्म। 13 की एज में डेवलपमेंट शुरू होता है, 24 की एज तक इसका डेवलपमेंट होता है। और जितनी भी हाई डोपामाइन एक्टिविटीज है, जितनी भी हाई डोपामाइन एक्टिविटीज है, जैसे गेमिंग हो गया, जैसे हम्म। मोबाइल फोन चलाना हो गया, शॉर्ट्स रील्स देखना मोबाइल फोन में, स्पेसिफिक स्पेसिफिक शॉर्ट्स हो गया, रील्स हो गया, या जितनी भी हमारे अंदर की अश्लील डिजायर्स होती है वो हो गई, जितने भी हम गेम हो गया, या फिर जो भी हम कर रहे हैं जिसमें हाई डोपामाइन एक्टिव निकल रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा डोपामाइन रिलीज हो रहा है, उन सारे डोपामाइन रिलीज होने की वजह से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो आप इसमें फोटो में देखेंगे कि एक है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एक है लिम्बिक ब्रेन। हम्म। तो लिम्बिक ब्रेन होता है, इसमें डर होता है, फ्रीज होता है, हम लोग कांप जाते हैं, हम लोग को लगता है कि मेरे अंदर लो सेल्फ स्टीम है, मैं सोशली जाकर के बात नहीं कर सकता, मैं खड़े होकर कहीं बोल नहीं सकता। तो ये जितनी भी चीजें होती है लिम्बिक ब्रेन की होती है। और जब हम लोग ध्यान करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम लोग राइटिंग करते हैं, हम लोग रीडिंग करते हैं, या हम लोग वर्कआउट करते हैं, हम लोग वॉकिंग करते हैं, या हम लोग ड्राइंग करते हैं, हम लोग कुछ अच्छा सा सॉन्ग लिखते हैं, हम कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ये सारी एक्टिविटीज से क्या होता है कि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है, और हम लोग लिम्बिक ब्रेन से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की ओर बढ़ने लगते हैं। तो एक जानवर को आप देखना होगा, पत्थर उठाओगे भाग जाएगा, उसके अंदर वो ब्रेन नहीं है। सेकंड में बताया था यहाँ पे कॉन्सेंट विल पावर, जो विल पावर होती है, जैसे कि हमारे अंदर कोई गंदी आदत आ गई है, हम उसे कैसे छोड़ेंगे, हमारी विल पावर से छोड़ेंगे। यदि विल पावर कमजोर है हमारी, यदि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वीक है, तो विल पावर वीक होगी, विल पावर वीक होगी तो हम गंदी आदत छोड़ ही नहीं पाएंगे। और शायद इसीलिए हम आज अपनी गंदी आदत, यदि हम बड़ों की बात करें तो बड़े किसी भी बुरी आदत को नहीं छोड़ पाते हैं। क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि हमारा विल पावर कमजोर है। विल पावर क्यों कमजोर है? क्योंकि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर है। वो क्यों कमजोर है? क्योंकि हमने कभी ध्यान नहीं किया, कभी हमने बुक रीडिंग नहीं की, कभी हमने स्वाध्याय नहीं किया, कभी हमने बैठ करके ड्राइंग नहीं कभी, कभी कोई कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं सिखाया। तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर कमजोर है, डिसीजन मेकिंग। तो जब भी हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यदि हमारा ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, तो हम एक अच्छी संतान या संतान के जन्म होने के बाद, ये अभी के लिए नहीं है आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपके बच्चे ने जन्म लिया है, अब उसे शुगर मत खिलाइए, उसे चॉकलेट मत खिलाइए। यदि बच्चे ने जन्म लिया, आप उसे मोबाइल मत दीजिए। आजकल के बच्चे बिना फोन देखे खाना ही नहीं खाते हैं। इवन ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हुए कि बच्चे को खाना खिला रहे हैं, उसमें बहुत सारा नींबू निचोड़ कर डाल दिया, बच्चे ने खा लिया, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं खाने की तरफ, उसका ध्यान मोबाइल की तरफ है। मोबाइल में शॉर्ट्स देख रहा है बच्चा कंटिन्यूअसली, हाई डोपामाइन रिलीज हो रहा है, बच्चे को उधर मजा आ रहा है खाने में, आप उसे कुछ भी खिलाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बच्चा हो सकता है उसकी हेल्थ बना दे, लेकिन उसके ब्रेन को कभी डेवलप नहीं करेगा। और बच्चे का यदि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर हो गया, तो बाद में वो छोड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी विल पावर कमजोर है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी है वो कमजोर है, उसका कंसंट्रेशन कमजोर है। अब कंसंट्रेशन ही नहीं है तो बच्चा क्लास में सीखेगा कैसे? सीखेगा नहीं तो उसके अंदर फिर मार्क्स कम आएंगे, फिर लो सेल्फ स्टीम आएगा, फिर वो खुद को कमजोर समझेगा। फिर वो आज की जो छोटी मोटी घटनाएं घट रही है कि बच्चे 12-12 साल के बच्चों को सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनका ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ है। बच्चे बोलते हैं अरे यार मैं तो डिप्रेशन में चला गया। आपने कभी अपने दादा से पूछा कि दादाजी ने कहा हो कि मैं डिप्रेशन में हूँ? उनका उनका ये वाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत प्रॉपर डेवलप हुआ था। आपके बच्चों का नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप उसे जन्म से ही उस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं कि वो ब्रेन नहीं बन पा रहा है। तो ये इसका है, और उसको ठीक करने के लिए आप ध्यान कीजिए, जो मैंने सारे एक्टिविटीज बताई है, यदि आप एक्टिविटीज करोगे तो आपका भी ठीक होगा और बच्चे का भी ठीक होगा। थैंक यू सो मच भैया। और कोई क्वेश्चन? एक दीदी ने पूछा है चैट बॉक्स में, हेलो। आप देख लो। हाँ। हेलो। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि ये हैबिट्स मैंने 5 मंथ तक फॉलो कर लिया, लाइक फोन यूज करना वगैरह सब हाँ। चीजें। हाँ। और अभी मैं छोड़ रही हूँ उसको, तो इसका अच्छा इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा बच्चे पे? मतलब अभी तक ये जितना मैंने पूरा ये किया है, एक्सेप्ट किया, या फिर मैंने कंज्यूम किया, ये सॉरी अपना अपना सीखा है जो भी, एनीवेज, तो वो हाँ। मैं अभी छोड़ दूंगी तो बच्चे पे अच्छा इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा? हाँ दीदी, जैसे ही आप इन चीजों से बाहर निकलना शुरू करोगे, समय लगेगा, हम्म। लेकिन धीरे धीरे बच्चे को और आपके ब्रेन को, जैसे ही पॉजिटिव चीजें, जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे आप ध्यान शुरू करते हैं तो जो आपका हिपोकैम्पस और एमिगडाला है, उसका उसका साइज बदलता है। और जैसे साइज हम्म। बदलेगा, आपके ब्रेन से पॉजिटिव हार्मोन निकलेंगे, वो पॉजिटिव हार्मोन बेबी के पास भी जाएंगे,
तो बेबी के अंदर हाँ। तेजस्विता और बौद्धिक विकास होने लगेगा। ओके। और मुझे ये पूछना था कि आप जब खाली होते हो, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हो, बट आपके सराउंडिंग में कुछ पीपल होते हैं जो डोमिनेटिंग होते हैं, जिनका वो नेचर आपके दिमाग में बार बार घूमते रहता है, यार ये लोग ऐसे क्यों है, ये इनको समझता नहीं, क्या काइंड ऑफ जो भी है चीजें, तो इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? यदि वो पर्सन फैमिली के ही कोई है तो हाँ। उनसे कम बात कीजिए, या ओके। जैसे आप बात भी कीजिए तो हम 2 मोड में होते हैं, एक लिसनिंग मोड होता है, एक एक होता है हियरिंग मोड। तो ओके। हम जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं, वो प्रोसेस करते हैं तभी वो हमारे ब्रेन तक पहुँचता है। आप सुन लीजिए, उसको छोड़ दीजिए। एक कान से निकाला, सुना, दूसरे कान से निकाला, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं लाइन, हम उस लाइन को हम्म। इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपके पास आपके प्राण ऊर्जा ज़्यादा है, आपकी एनर्जी ज़्यादा हम्म। है, तो आप उसे हम्म। डोमिनेट करके उसे बदल सकते हैं। लेकिन यदि ओके। अभी आपका रोल वो काम का नहीं है, यदि आप अपने शिशु के लिए, आपकी बेबी के लिए है आप, तो उन बात को सुनिए। लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा, उनसे बोलिए कि मुझसे ये बातें मत कीजिए। किसी ओके। भी तरह की नेगेटिव बात, किसी की बुराई करना, मतलब मेरे यहाँ भी रिसेंटली 6 मंथ का बेबी है। तो मैंने ओके। अपनी वाइफ से कहा था कि किसी से भी फ़ोन पे किसी और के बारे में बात करना ही नहीं है। तो ओके। एंटायर प्रेगनेंसी हमने उस चीज़ को फ़ॉलो किया था कि किसी से किसी और के बारे में बात नहीं करेंगे। ये 2 लोग बात कर रहे हैं, 2 लोग आपस में बात कीजिए, कुछ अच्छी बात कीजिए। आप बताइए उन्हें कि देखो, मैंने आज छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ये लाइन पढ़ी, आपको पता है क्या, ये उन्होंने ये भी किया था। मैंने गुरुदेव के बारे में पढ़ा, आपको पता है कि गुरुदेव ने ये भी काम किया था। तो आप ओके। उनसे इस तरह की बातें कर सकते हैं। लेकिन यदि वो फिर भी बोल रहे हैं, तो सुन लीजिए, लेकिन उसे प्रोसेस मत कीजिए, उसे बस वहीं छोड़ दीजिए। आपको कमेंट्स मिलेंगे कि आप ये खाइए, वो पीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, तो उन बातों को भी हम्म। आप निकालते जाइए। उन उन चीज़ों को आपको बस वहीं तक रखना है, ताकि वो आपके ब्रेन में जाकर के किसी भी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करके आगे ना लाइए। और सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि उनसे कम कॉन्टैक्ट रखें, कम्युनिकेशन कम ओके। रखें। ओके। थैंक यू सर। ओके, और कोई सर क्वेश्चन? मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ। जैसे सपोज मैं अभी मुझे कम्प्लीटली 9 मंथ्स तक वर्क करना है हुँ। और मोस्टली हम लोग वाईफाई जोन में रहते हैं, लैपटॉप कंटिन्यू यूज करना ही है, फोन का भी यूज मतलब ऑफिस के कॉल्स एंड एवरीथिंग ये सब होगा ही। तो हम लोग मतलब ये रेडिएशंस कैसे अवॉइड करें? अब मैं ट्राई करती हूँ कि फोन हम बहुत दूर रखें लेकिन कंटिन्यू कॉल चलते रहते हैं पूरे दिन भर, मतलब 5:30 बजे तक तो ये चलेगा ही। तब करेक्ट। इसमें से कैसे निकलना है? ये बेयर मिनिमम चीज़ है हमारे पास कि हम ऑफ़िस नहीं छोड़ सकते अभी, क्योंकि हमें मैटरनिटी लीव ऑफ़िस के बेबी के बाद लेना है, फिर 9 मंथ में लेना है। तो अभी आप लैपटॉप पे जितना हो सके उतना काम कीजिए, उसे दूर रखिए हेडफ़ोन से। जब केवल कॉल चल रहा हो, तो आप कॉल लैपटॉप को दूर रख के कॉल कर सकते हैं। यदि आपको काम करना है, तो आपको काम करना ही पड़ेगा। रात में सोने से पहले वाईफ़ाई को बंद कर दीजिए, मोबाइल फ़ोन का डेटा ऑफ कर दीजिए, मोबाइल फ़ोन को दूर रख लीजिए। तो एटलीस्ट 12 से 14 घंटे जो आपके होते हैं, वो आपके वाईफ़ाई से बच जाएँगे। आपका ऑफ़िस कुछ 9-10 बजे शुरू होता होगा और शाम को 5-6 बजे तक चल रहा है, तो उतने ही पीरियड के लिए आपको उस वाईफ़ाई ज़ोन में रहिए। यदि ऑफ़िस जाना हो रहा है, तो जितना देर हमें ऑफ़िस में रहना है, उतना तो रहना ही पड़ेगा, उसको हम नहीं अवॉइड कर सकते। लेकिन जितना उसके अलावा टाइम बच रहा है, उतना पूरा टाइम आप छोड़ दीजिए वाईफ़ाई ज़ोन में जाना। तो मिनिमम इतना कर सकते हैं। और बाकी तो वो लैपटॉप से दूर रखिए। और कुछ ऐसी डिवाइस, मतलब कुछ कार्डबोर्ड वगैरह आते हैं, मतलब लैपटॉप की जो हीट होती है, उस हीट से हम अपने पेट पे रख के ना यूज़ करें लैपटॉप को, मोबाइल फ़ोन को हमारे पेट पे के पास लाके ना रखें। तो उन छोटी-मोटी चीज़ों का हम लोग करके बच सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, हेल्पफुल था काफी। थैंक यू दीदी। अंकित भैया, हाँ, इसमें यदि ज्यादा देर इनको वाईफाई के इसमें रहना पड़ रहा है, तो ये अपने मेडिटेशन का टाइम भी बढ़ाना चाहिए फिर इन्हें, हाँ, आप जो आपने प्राणायाम और बताया। मेडिटेशन टाइम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जिस चीज ओके। को हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हैं हमारे कंट्रोल में, वो तो हमें करना चाहिए। हाँ हाँ मैम, सही है। और रेडिएशन का इम्पैक्ट बेबी पर होता है। और उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडीज़ अभी तक हुई नहीं है, लेकिन जितनी स्टडीज़ हुई है उसमें जो रिजल्ट्स आए वो अभी उतने हॉरिबल नहीं है, जितना आपके हाँ। ब्रेन के लिए हॉरिबल है। यदि आपका ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और ब्रेन से हार्मोन्स बेबी तक, ब्रेन से जो भी आपकी एक्टिविटीज़ बेबी तक पहुँच रही है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हॉरिबल है। जो रेडिएशंस निकलते हैं उनका इतना ज़्यादा हॉरिबल अभी तक नहीं आया है। लेकिन कुछ हद तक है, यदि आप उससे 3rd-4th मंथ से आप क्रॉस हो गए हो, तो उतना इम्पैक्ट नहीं करता है वो, बेबी इतना कवर्ड रहता है। एक शीतल दीदी का मैसेज है ग्रुप में कि मेडिटेशन इवनिंग में कर सकते हैं क्या? हाँ दीदी, मेडिटेशन इवनिंग में कर सकते हैं। आप
सुबह कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं, यदि आप वर्किंग नहीं है तो आप दोपहर में भी कर सकते हैं। मेडिटेशन का कोई टाइम नहीं होता है, आप सोने टाइम बेड पर जाकर के भी मेडिटेशन कर सकते हैं, इसे योग निद्रा कहते हैं। तो आप इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। और समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो सुबह का फ़ायदा बहुत होता है मेडिटेशन का, लेकिन आप और भी टाइम पे करेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, उसका नुकसान कुछ नहीं होता। ठीक है शीतल दीदी? यस सर। और किसी का प्रश्न है? धन्यवाद भाई साहब, अंकित भाई साहब का धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही सुंदर सेशन है आज का, और बहुत सारे मैसेज भी आपने देखे होंगे।